हम आह भी भरते हैं तो हो जाता है शोर, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। एक तरफ जहां सिर्फ शक के बुनियाद पे सर्जिल इमाम और उमर खालिद बरसों से जेल में है, वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह एफआईआर दर्ज होते ही सेम डे एंटीसिपेटरी बेल लाती हैं और आजाद हो जाती हैं। आखिर ये जेल से लेकर बेल तक का क्या है खेल, हम डिकोड करेंगे इस सेशन में। आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशन दिया था। सुनवाई तो किसी दूसरे केस की हो रही थी, नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ कोई मसला था। वहां भी यूएपीए का ही मसला था। उस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया उमर खालिद और सरजिल इमाम के भी बेल वाले इशू पे। और वहां कुछ टीका टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने बोला कि कोई भी स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन, बोले तो यूएपीए में चाहे कोई भी बात लिखी हुई हो, वो किसी भी इंडिविजुअल के लिबर्टी से बढ़ के नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये राइट है कि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन यूएपीए में दिए हुए लॉ को ताक पे रख के भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए उसे बेल ग्रांट कर सकता है। आखिर ये यूएपीए क्या है, ये बेल क्या होता है? किसी को बेल मिलता है तो किसी को बेल नहीं मिलता। आखिर ऐसा कैसे होता है? बिना अरेस्ट हुए भी किसी को बेल मिल सकता है क्या? बिना एफआईआर हुए भी किसी को बेल मिल सकता है क्या? इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस सेशन में डिकोड करने वाले हैं। ये पहला जो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज कि ये पहला ऑब्जर्वेशन था जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया है। और इसके साथ दूसरा जो केस हुआ है, वो दूसरा केस ये हुआ जहां गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। ये वायरल हो रहा होगा, आप समझते हैं इस न्यूज को। तिवासा तिवासा शर्मा एक मॉडल थी, इनकी शादी हुआ था दिसंबर के महीने में 2025 में मध्य प्रदेश में। और ये इनकी जो मदर इन लॉ है वो जज थी, एक रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा एक्विजिशन है कि उन्होंने सुसाइड किया। उस सुसाइड केस में जाहिर सी बात है मदर इन लॉ भी एफआईआर में नामजद थी, उनके हस्बैंड भी नामजद थे। मदर इन लॉ एफआईआर होते ही डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पहुंची और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से उन्हें बेल मिल गया, एंटीसिपेटरी बेल। उनके हस्बैंड को बेल डिनाई कर दिया गया। कैसे मिलता है एंटीसिपेटरी बेल और क्यों हस्बैंड को डिनाई कर दिया गया एंटीसिपेटरी बेल, इस बात को हम समझेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बेल और जेल के खेल को। तो इसके लिहाज से जो पूरी बात होती है वो बीएनएसएस में ये बात दिया हुआ है, पहले सीआरपीसी हुआ करता था। बीएनएसएस का सेक्शन 480 480 जो है वो बेल के बारे में बात करता है, बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बोले तो सेक्शन 478 जो है बीएनएसएस का, वो बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल की बात करता है। बेलेबल ऑफेंसेस बोले तो सिंपली आप समझिए नॉन सीरियस ऑफेंस। नॉन सीरियस ऑफेंस में बेल जो है वो मैटर ऑफ राइट है। बोले तो आपका अधिकार है, आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में जो काइंड ऑफ सीरियस है, ऐसे केसेस में बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होता। बोले तो एक्यूज्ड का राइट नहीं है बेल लेना, इट बिकम्स डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये जज का अपना डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है कि वो सामने वाले एक्यूज्ड को बेल ग्रांट करे या ना करे। तो बेलेबल ऑफेंसेस में तो सेक्शन 478 है, बहुत क्लियर लॉ है कि बेल मिलेगा ही। जनरली अरेस्ट भी नहीं होते हैं, जनरली प्रैक्टिकली देखें तो बेलेबल ऑफेंसेज में पुलिस अरेस्ट करती भी नहीं है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में अरेस्ट भी होता है, डिटेंशन भी होता है, जुडिशियल कस्टडी भी होता है, पुलिस कस्टडी भी होता है, बेल भी होता है और एंटीसिपेटरी बेल भी होता है। जनरली जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है ये एक जुडिशियल पावर है, जुडिशियल डिसीजन होता है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम प्रोवाइड करता है, पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है, राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है। और उसे अगर डिटेन करना है, बोले तो आर्टिकल 21 को अगर इन्फ्रिंज करना है तो उसके लिए जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत है। इसीलिए हमारे पेनल लॉ में भी ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जिसके तहत कोई भी एक्यूज्ड अगर डिटेन किया जाता है पुलिस ऑफिसर द्वारा, सो विद इन 24 आवर्स it should be presented before a nearest judicial magistrate। 24 घंटे के अंदर पुलिस को उससे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर डिटरमाइन करता है कि इसके साथ क्या करना है, इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या पुलिस कस्टडी में भेजना है या इसे बेल पे फ्री कर देना है।
तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में सेक्शन 480 जो है वो अप्लाई होने लगता है। और सेक्शन 480 क्या बात करता है? पहली बात करता है कि रेगुलर बेल जो है, बोले तो कोई व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है, अगर व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है फिर जो उसे बेल मिलेगा उसे हम बोलते हैं रेगुलर बेल। और अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ लेकिन उसे रिजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो अरेस्ट हो सकता है, ऐसे केस में भी वो बेल ले सकता है और उसे बोलते हैं हम एंटीसिपेटरी बेल। वो एंटीसिपेट कर रहा था अपने अरेस्ट को कि मेरा अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसने पहले ही जाकर बेल ले लिया। तो रेगुलर बेल तो तब होगा जब कोई ऑलरेडी अरेस्टेड है, डिटेन्ड है। एंटीसिपेटरी बेल तब होगा जब किसी को रीजनेबल सस्पिशन है, रीजनेबली ये फील होता है कि उसे अरेस्ट किया जाने को है, ऐसे में वो एंटीसिपेटरी बेल लेता है। तो सेक्शन 480 याद रखेंगे, 480 जो है वो रेगुलर बेल के बारे में बात करता है और 482 जो है वो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करता है। रेगुलर बेल बोले तो डिटेन होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद होगा। एंटीसिपेटरी बेल बोले तो डिटेंशन के एप्रीहेंशन पे ही हो जाएगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि डिटेन होने को है आप, यू कैन रीच द सेशन कोर्ट एंड आस्क फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो आर्टिकल जो सेक्शन 480 है, ये इसका क्लॉज 1 बोलता है कि बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का। तो डिस्क्रिशन मतलब क्या? अपने मन मुताबिक कोर्ट, जज को मन करेगा तो बेल देगा, मन नहीं करेगा तो नहीं देगा। कोई अपना होगा तो बेल देगा, कोई पराया होगा तो बेल नहीं देगा। क्या डिस्क्रिशनरी पावर का ये मतलब है? बिल्कुल नहीं। डिस्क्रिशन का शब्द का अपने आप में मतलब है कि रीजनेबल होना चाहिए, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, रीजनिंग के बेसिस पे ही डिस्क्रिशन का यूज करना है। बोले तो जो भी जजमेंट का ऑर्डर आता है, जो भी बेल ऑर्डर आता है, उसमें आपको रीजनिंग भी लिखनी होती है कि किस रीजन के बिहाफ पे आपने ऐसा ऑर्डर दिया। तो डिस्क्रिशन का मतलब यहाँ ये है कि जो सेट प्रिंसिपल है वो ये पैमाना बताता है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड है जिसे डिटेन किया गया है, आपके सामने, आप जज हैं, आपके सामने प्रस्तुत किया गया, तो आप क्या देखेंगे? आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए किस पैरामीटर पे जज करेंगे कि इसे बेल देना है कि नहीं देना है? क्योंकि बेलेबल ऑफेंस तो है नहीं कि उसका राइट होगा, ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बोले तो ये आपका डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि उसे बेल देना है कि नहीं देना है। ऐसे में कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसका ध्यान रखेंगे? तो जनरली अगर हम बोले तो 3 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है कि जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड बाहर जाने के बाद एविडेंस टेम्परिंग ना करे, बोले तो एविडेंस के साथ खिलवाड़ ना करे। दूसरा है विटनेस को थ्रेटन ना करे, जो गवाह है उनको डराए नहीं, नहीं तो केस में गड़बड़ी हो जाएगी जो चल रही है। और तीसरा है कि ही मस्ट नॉट इवेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसे बेल पे छोड़ दिया फिर वो देश छोड़ के ही भाग जाए, विजय माल्या के तरह, नीरव मोदी के तरह जुरिस्डिक्शन से ही भाग जाए कोर्ट के। तो अगर 3 ग्राउंड सेटिस्फाई होते हैं कि वो किसी विटनेस को डराए धमकाएगा नहीं, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा और वो भागेगा नहीं छोड़ के जुरिस्डिक्शन कोर्ट का, साथ ही वो कोई फर्दर ऑफेंस में शामिल नहीं होगा, उसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो कोई फर्दर ऑफेंस नहीं करने को है, अगर कोर्ट रीजनेबली इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, अपने डिस्क्रिशन का यूज करते हुए वो बेल ग्रांट कर देगा। हालांकि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि बार्स हैं, जो भी लाइफ या डेथ सेंटेंस का एक्विजिशन होगा किसी व्यक्ति पे, अगर ऐसा कोई इल्जाम है जिसमें सजा, डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ सेंटेंस है, ऐसे में बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। एंड अलोंग विद दैट अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर्स हो, बोले तो पहले भी उसका कन्विक्शन हो चुका है, 7 साल या उससे किसी ज्यादा वाले पनिशमेंट वाले किसी भी एक्विजिशन में उसे अगर कन्विक्शन हो चुका है, सजा हो चुकी है, आरोप नहीं लगना है, 7 साल या उससे ज्यादा किसी भी आरोप में उससे सजा हो चुका है, ऐसे केस में भी उसे बेल इस नियम के तहत नहीं मिलता। बोले तो उसके साथ कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट करता है फिर भी ह्यूमैनिटेरियन कैविएट है। बोले तो जनरली चिल्ड्रन होंगे, कोई बीमार आदमी होगा, विमेन होगी, उनको बेल इस केस में भी मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो जिसे पुलिस उठा ले गई और फिर उसे जज के सामने प्रस्तुत किया गया बेल के लिए, जो एक्यूज्ड है वो बोलता है बेल माय लॉर्ड, तो पुलिस बोलती है कि नहीं, अभी तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है सर, इन्हें कुछ दिन जेल में रहने दीजिए, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। क्या ऐसे केस में कोर्ट उस व्यक्ति को जेल में रहने देगा कि रुको अभी
इंक्वायरी हो जाने दो, या फिर उसे रिलीज कर देगा बेल पे कि जाओ तुम आजाद हो। तो ऐसे केस में सेक्शन 480 का क्लॉज 2 आता है जो इंक्वायरी बेल के बारे में बोलता है कि अगर ऐसा कोई एक्विजिशन है भी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आगे होने को भी है, तो आप कीजिए, तब तक वो व्यक्ति बेल पे रहेगा। तो ऐसे में भी बेल ग्रांट किया जा सकता है। फिर कुछ कंडीशंस होते हैं, बोले तो कंडीशंस इंपोज करता है कोर्ट, आपको बेल पे जाने देता है। तो ऐसा नहीं कि आपको बेल दे दिया तो आप आजाद हो गए, देश छोड़ के ही भाग जाए। बिना कोर्ट के प्रायर परमिशन के आप फॉरेन कहीं नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, ये कंडीशन इंपोज कर देगा। केस के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं मीडिया में, ऐसे भी कंडीशंस। और कोर्ट जो चाहे एज पर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कोर्ट जैसा कंडीशन चाहे इंपोज कर सकता है। अगर आप उन कंडीशंस को नहीं मानेंगे तो आपका बेल कैंसिल हो सकता है। तो ये जो सारे प्रोविजन है सेक्शन 480 के तहत, वो रेगुलर बेल को रेगुलेट करता है। रेगुलर बेल बोले तो जब आदमी कोई अरेस्ट हो जाए तो। क्या ये रेगुलर बेल का सीन ही उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ है? नहीं, क्योंकि उनका जो अरेस्ट एंड डिटेंशन हुआ है वो किसी कमीशन ऑफ क्राइम के एक्विजिशन में नहीं हुआ। बोले तो बीएनएस के तहत उनका डिटेंशन, बीएनएस के भी चार्जेस लगे हैं, लेकिन उसके तहत प्राइमरली उनको डिटेन नहीं किया गया है। उनके राइट ऑफ लाइफ को जो कर्टेल किया गया है, दैट इज एज पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बोले तो यूएपीए। और ये यूएपीए क्या है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए, ये जो एंटीसिपेटरी बेल मिला, ये एंटीसिपेटरी बेल बोले तो क्या कब मिलेगा, तो इसके लिए सेक्शन जो है वो 482 है। सेक्शन 482 एंटीसिपेटरी बेल के लिए बात करेगा। क्या है, व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, इधर लिखा नहीं है क्योंकि ये बेयर एक्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल करके कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो वर्डिंग्स है उसका मतलब यही है। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। एप्रीहेंशन क्या है कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, अगर आपके पास ये रीजन हो आप बिलीव करने का कि यू मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन, एंड दैट कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। बोले तो अगर आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है, केवल वेग सस्पिशन हो, स्पेकुलेशन हो कि हम अरेस्ट हो सकते हैं, उसके आधार पे नहीं, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। रीजनेबली ये लगना चाहिए कि आपको अरेस्ट किया जाने को है। अगर आपके दिमाग में ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन है तो आप पहुंच सकते हैं या तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। इसके नीचे कोई कोर्ट नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं, सीजेएम कोर्ट में नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट, दो ही जगह एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई होगी। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन ये दो जगह ही एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई होगी। रेगुलर बेल की सुनवाई किसी भी कोर्ट में हो सकती है, लोअर कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में भी हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के कोर्ट में भी हो सकता है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल एज पर सेक्शन याद रखेंगे 482, या तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में। कब, जब एप्रीहेंशन रीजनेबल हो, मेयर स्पेकुलेशन पे ये बेल ग्रांट नहीं होता। तो हमारी जो ये मदर इन लॉ थी इस केस में, गिरिबाला सिंह, जो रिटायर्ड जस्टिस रही हैं, उन्होंने रीजनेबल एप्रीहेंशन दिखाया कोर्ट के सामने, एफआईआर उनके नाम पे हुआ था दर्ज, और उन्हें तुरंत से एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, वो आजाद हो गई। अब ये एंटीसिपेटरी बेल का खेल है। रेगुलर बेल अभी हमने देखा, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो जिस आरोप में जेल के अंदर हैं उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है? तो आप समझते हैं कि क्रिमिनल लॉ में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कोई व्यक्ति बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट प्रूव नहीं किया जाता उसका, तब तक उसे हम इनोसेंट मानते हैं, तब तक वो निर्दोष ही है। इस प्रिंसिपल का ही एक्सेप्शन कहीं ना कहीं बोले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया गया है। हमें पता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 है वो बात करता है कि अ पर्सन हु इज डिटेन्ड हैव राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति को अगर आप डिटेन कर रहे हैं तो उसके पास अधिकार है कि वो ये जान सके कि उसको डिटेन करने का ग्राउंड क्या था।
ये 22 का क्लॉज 1 है। 22 का क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अ पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 24 आवर्स इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया 24 घंटे के भी पहले उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना होगा। ये क्लॉज 2 बोलता है। और जो क्लॉज 3 है वो इन दोनों का एक्सेप्शन है एक तरीके से। बोले तो क्लॉज 3 22 क्लॉज 3 क्या बोलता है, नथिंग इन क्लॉजेज 1 एंड 2। बोले तो ऊपर जो दो बात मैंने बताई, राइट टू है नो द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट 1 में, 2 में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, इन दोनों में दी हुई बात अप्लाई नहीं होती, इधर अप्लाई नहीं होती। जब किसी पर्सन को फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन, एनिमी एलियन मतलब कि शत्रु हो, शत्रु देश का कोई व्यक्ति हो, या फिर बी टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब इधर क्या है, जनरली डिटेन कब करते हैं किसी को, जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर दिया, कुछ गलत कर दिया, आपको रीजनेबल सस्पिशन है कि उसने ही किया है तो उसे कर लेते हैं डिटेन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हमें प्रोवाइड करता है ऐसा रूम कि जहां रीजनेबल सस्पिशन भी हो कि ये व्यक्ति कोई क्राइम करने को है, किया नहीं है, वो व्यक्ति क्राइम करने को है, वो क्राइम ना करे, क्राइम करने से पहले ही आप उसे डिटेन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द क्राइम। वो क्राइम ना हो, वो ऑफेंस ना हो, इसलिए उसे रोकना है, और उससे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऐसा रूम प्रोवाइड करता है कि बिफोर द कमीशन ऑफ द एक्ट द पर्सन कैन बी अरेस्टेड। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, रॉलेट एक्ट नाम सुना है आप लोगों ने, ना दलील ना वकील, जो आया था जब हम गुलाम थे 1919 में। सिमिलरली 1967 में जो लॉ आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए बोलते हैं इसको, ये भी एक काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। और इसी लॉ के तहत सर्जिन इमाम और उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा। तो ये जो यूएपीए है उसका प्रोविजन है, उसका सेक्शन है सेक्शन 43 डी क्लॉज 5। ये 43 डी क्लॉज 5 यूएपीए का क्या बात करता है, ये बात करता है, बोले तो ये लागू होता है तभी जब कोई व्यक्ति पे एक्विजिशन लगे कि वो किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व था जो टेररिस्ट एक्ट में शामिल होगा, काइंड ऑफ टेरर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व था, या फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तभी ये नियम लागू होता है। सरजिल इमाम और उमर खालिद जो गिरफ्तार हैं, वो 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो 2020 में दिल्ली में राइट हुआ था, और उसी राइट में ये लोग एक्यूज्ड हैं। लार्जर कॉन्स्पिरेसी का इन पे इल्जाम लगा है, ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, कुछ बड़ा कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। चूंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है इसलिए पब्लिक में भी नहीं आता कि एग्जैक्टली एक्विजिशन क्या है, लेकिन उन्हें डिटेन किया गया है लगभग 5 सालों से। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके 5 साथियों को तो बेल ग्रांट कर दिया, लेकिन इन 2 लोगों को बेल नहीं दिया गया। अचानक से सुप्रीम कोर्ट को याद आया, और ये जो 2 जज की बेंच थी रिसेंटली, इन्होंने अपने ही जजमेंट को एक तरीके से, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था जहां इन दोनों को बेल ग्रांट नहीं किया गया था, उसी जजमेंट को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट। तो एक बार हम देखते हैं कि सेक्शन 43 डी क्लॉज 5 क्या बात करता है। तो देखिए, ये क्या बात करता है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6। बोले तो टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर किसी आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वैसा कोई भी अगर ऑफेंस से आपको एक्यूज किया गया है, अगर आपको कस्टडी में चले गए पुलिस के, तो यू कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना मिले ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलीज। बोले तो अगर कोई व्यक्ति यूएपीए में गिरफ्तार हुआ और उसे बेल चाहिए, तो वो बेल एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट के सामने, कोर्ट उसे बेल ग्रांट नहीं कर सकता तब तक जब तक ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, बोले तो सरकार की बात को ना सुने। सरकार की बात को सुनने के बाद क्या, प्रोवाइडेड दैट, अगर सरकार की बात तो सुन लिया, प्रोसिक्यूटर की बात सुन लिया, उसके आगे क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट सच एक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ऑन बॉन्ड इफ द कोर्ट, उसे बेल नहीं मिलेगा कब,
अगर कोर्ट को ऑन ए पर्सुअल ऑफ द केस डायरी और द रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true. बोले तो यहां बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना पड़ेगा बेल से उसे रोकने के लिए, बस इतना प्रूव कर देना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि ये जो एक्यूज्ड है जिसे हमने लाया है आपके सामने, जो डिटेनी है, प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि इसने कमीशन किया है ऑफेंस का, प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि जो भी इसके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं दैट इज ट्रू। बस इतना सा एट फर्स्ट इंस्टेंस अगर इतनी बात बन जाती है तो उस पर्सन को, उस एक्यूज्ड को, उस डिटेनी को जेल में रहना पड़ सकता है। तो इसी 43D क्लॉज 5 के तहत लंबे समय से, बोले तो लगभग 5 साल हो गए, 2020 का ये केस है, डिनाई किया जा रहा है लगातार बेल शरजील इमाम और उमर खालिद को। तो ये जो 2 जज बेंच थी जिसमें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान थे, उन्होंने क्या कहा तो आप देख पा रहे होंगे इधर कोर्ट ने क्या बोला कि once it is obvious that a timely trial would not be possible and the accused has suffered incarceration for a significant period of time, the courts would ordinarily be obligated to enlarge the accused on bail. क्या बोलता है कि ठीक है, आपका जो यूएपी है उसका सेक्शन 43D क्लॉज 5 ये बात करता है कि अगर एक बार प्राइमा फेसी ये प्रूव हो गया कि एक्यूज ने कुछ गलती किया है तो उसे बेल नहीं मिलेगा, दैट इज ओके। लेकिन अगर एक बार ये ऑब्वियस हो गया कि टाइमली ट्रायल नहीं हो पाएगा तो क्या उसे जीवन भर जेल में ही रख लेंगे? अगर टाइमली ट्रायल नहीं हो पाएगा और वो व्यक्ति सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक जेल में रह चुका है, ऐसे केस में ये कोर्ट का ऑब्लिगेशन है कि उस एक्यूज्ड को बेल पे रिहा करे। यहां कोर्ट बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन पर से डज नॉट आउट द एबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट बेल। बोले तो स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन जो है सेक्शन 43D क्लॉज 5 के तहत जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है स्टैट्यूट ने, लॉ ने, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, वो इतना पावर नहीं दे देता कि कोई भी कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट ना करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल लिबर्टी का जो प्रोटेक्टर है, जो गार्जियन है, वो कोर्ट ही है। और कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक जेल में रह चुका है, दो कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत ही गिरफ्तार था, ऐसे केस में भी ये कोर्ट का ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि इन सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हुए, ध्यान में रखते हुए वो बेल ग्रांट करे। तो लंबे समय से चली आ रही है जो शरजील इमाम और उमर खालिद की बेल पिटीशन है, जो अक्सर न्यूज में रहती है। 5 जनवरी 2026 को उनके 5 साथियों को बेल दे भी दिया गया। ये 2 लोग बस महरूम रह गए इस फैसिलिटी से। क्या ये बेल आगे चल के मिल पाएगा? इट टू बी सीन। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और यूएपीए में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? इट टू बी सीन। आपको बता दें कि सेक्शन 35 है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यूएपीए का। सेक्शन 35 गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट करार सकता है। बोले तो इसके लिए कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, कोर्ट में केस चलाने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और कोई एक व्यक्ति टेररिस्ट हो जाएगा। हैप्पी लर्निंग।